নমস্কার, কেমন আছেন আপনারা? এবিপি লাইভে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আজকে হেলথ নিয়ে যে আমরা আলোচনা করে থাকি এই সেশনে, তাতে আজকে আলোচনায় আমাদের মূলত ফোকাস মহিলাদের হেলথের দিকে। মহিলাদের এমন কিছু সমস্যা থাকে যা তারা সকলের কাছে এক্সপ্রেস করতে পারেন না। শুধু সকলের কাছে নয়, ডাক্তারের কাছে যেতেও তারা ভয় পান বা হেজিটেট করেন অনেক রকম ট্যাবু থেকে। বিশেষত মহিলাদের প্রস্রাব সংক্রান্ত যেসব সমস্যাগুলি হয় এবং অনেক সময় হয় কি একটু বয়সকালে প্রস্রাব আটকানোর সমস্যা হয়, এগুলো তারা আইদার খুব স্বাভাবিকভাবে ধরে নেন অথবা তারা ডাক্তারের কাছে যেতে লজ্জিত বোধ করেন। এই সমস্ত সমস্যা নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করতে আজকে আমাদের সঙ্গে আছেন সিনিয়র ইউরোগাইনোকোলজিস্ট মীরা রাঘবন। নমস্কার। Namaste. She is from Apollo Hospitals, Chennai. She is the senior consultant in this department আর তার সঙ্গে তিনি robotic surgeon. Madam, how are you? I'm very fine, thank you very much. Actually, my first question will be, you are urogynecologist. Urogynecologist and the normal gynecologist. What is the basic difference? Urogynecology is a specialty which deals with all the urological problems pertaining to women in particular. There is a slight difference between a general gynecologist and a urogynecologist. General gynecology deals with all women problems. However, a urogynecologist deals with urinary problems arising in females in particular. Okay. यही difference है जो सब स्पेशलाइजेशन करके गायनोकोलॉजी के बाद इन महिलाओं में जो यूरिनरी प्रॉब्लम्स प्रत्येक कारण से होता है उनको डील करने का स्पेशलिटी है ये। Okay, so both are related, gynecology and urology. So urinal inconsistency, ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। इसका कोई उम्र होता है क्या? यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का मतलब ये है कि हमारी इच्छा बिना जब यूरिन अपने आप निकलने की वो अवसर जो होता है उसी को हम यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं। ये काफ़ी टाइम पे अर्जेंसी के साथ जुड़ जाता है। इनको हमेशा स्ट्रॉन्ग अर्ज होता है पेशाब करने का, तुरंत उसी के बाद उनको पेशाब आ जाती है, उसको कंट्रोल करने का नौबत नहीं मिलता। ये अर्ज इनकॉन्टिनेंस होता है। काफ़ी लोगों में ऐसा होता है कि उनको खांसी के बाद या हंसने के बाद या चीखे मारने के बाद अपने आप पेशाब निकल जाती है इनवॉलंटरीली। इसको स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं। ये यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस काफ़ी कॉमन है, किसी भी उम्र में हो सकता है, पर आम तौर पे मेनोपॉज या मिडिल एज के बाद ज़्यादातर देखने को मिलता है। मेनोपॉज के बाद यूरिनल इनकॉन्टिनेंस का जो प्रॉब्लम है वो तो किसी भी एज पे भी हो सकता है, टीनेज में भी हो सकता है और पोस्ट मेनोपॉज में भी हो सकता है। सो व्हाट आर द ट्रीटमेंट्स अवेलेबल? टीनेजर में भी हो सकता है आजकल, क्योंकि वो अगर ओबेसिटी का प्रॉब्लम हो या ओवरवेट का प्रॉब्लम हो, ज़्यादा फिज़ी ड्रिंक्स पीने की आदत हो, कॉफ़ी चाय ज़्यादा लेने की आदत हो, या कई बार PCOS के साथ भी ये ज़्यादा जुड़वा होता है। और टीनेज और एडोलेसेंट लोगों में या बच्चे लोगों में जिनका बेड वेटिंग हो, उनका भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, सो बच्चों को भी हो सकता है। डज इट इम्पैक्ट द सेक्स हेल्थ, कंजुगल लाइफ? डेफिनेटली, क्योंकि महिलाओं में जब इनकॉन्टिनेंस ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, वो अपने आप पानी पीने की आदत कम करने लगते हैं वॉलंटरली। ये पानी कम पीने की वजह से इनको बार बार यूरिन में इन्फेक्शन आ जाता है, ड्राइनेस होना शुरू होता है, वजाइना में जलन वगैरह होना शुरू हो जाती है और यूरिनरी इन्फेक्शन की ज़्यादा रिस्क हो जाती है। और वैसे के वैसे मेनोपॉज के बाद ये यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस ज़्यादा होने की वजह से इनको साथ साथ में वजाइनल ड्राइनेस की वजह से भी वो सेक्सुअल लाइफ में दर्द होना या जलन होना, उसमें ज़्यादा लगन नहीं होना, ये सब मिलता है। तो इसीलिए उनको इंटीमेट लाइफ में भी प्रॉब्लम आ जाती है। सो यूरिनल इनकॉन्टिनेंस का जो प्रॉब्लम है वो किसी भी एज पर आ सकते हैं, तो व्हाट आर द ट्रीटमेंट्स
all are surgical or non-surgical? What are the treatment? मोस्ट ऑफ द इनकॉन्टिनेंस हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस और मेडिकल ट्रीटमेंट से ही ट्रीट कर सकते हैं। इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि महिलाओं को ये समझना ज़रूरी है कि इनकॉन्टिनेंस इज़ नॉट नॉर्मल। ऐसा नहीं है कि हमारा एज हो गया, जैसे मर्दों का एज हो गया, गंजे हो जाते हैं, टकले हो जाते हैं, वो नॉर्मल है। ऐसा नॉर्मल अपनापन नहीं करना है इनकॉन्टिनेंस को। ये समझना ज़रूरी है कि एज होने के बावजूद भी इनको ड्राई करने का चांस है, ये नॉर्मल नहीं है। पहले इसकी जानकारी हमारे महिलाओं में बहुत कम है। अगर ये जान गए तो किसके पास जाना है इसकी भी जानकारी होना है। तभी तो ये यूरोगायनोकोलॉजी के अवेयरनेस प्रोग्राम हम करते हैं, ताकि ऐसा स्पेशलिटी है, आपको ऐसा प्रॉब्लम 2 हफ्ते से ज़्यादा टाइम अगर हो जाए, आप स्पेशलिस्ट के पास जाके इसका सलाह ले सकते हो, इलाज ले सकते हो। और हमेशा हम बोलते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हमारा वेट ठीक रखना है, ज़्यादा ओबेसिटी नहीं होना चाहिए, स्वीट लेना कट डाउन करना है, डायबिटीज़ कंट्रोल में रखना है, और कॉफ़ी चाय कम पीना है, ज़्यादा नहीं पीना है, और ठीक तरीके से पानी लेना बहुत ज़रूरी है। कम पानी पीने से ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है, और बहुत ज़्यादा पानी पीने से भी ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है। ठीक तरह का पानी लेना बहुत ज़रूरी है। लाइफस्टाइल मेजर, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्मोकिंग कट डाउन करना है। स्मोकिंग या टोबैको यूज़ से ये प्रॉब्लम एकदम बढ़ जा सकता है, और ब्लैडर में कैंसर आने का भी रिस्क है। So smoking cessation is very important for this problem. पर एज के हिसाब से हम इसका ट्रीटमेंट टेलर करते जाते हैं। So this problem can start from the teenage, can go to the postmenopausal age. So when do you suggest to woman that she should have a counseling? Yeah, definitely. All women of any age should understand these problems, and they should also look for red flag signs or warning signs, जैसे कि burning sensation या पेन 2 हफ्ते से ज़्यादा हो, या 10 बार से पेशाब के लिए जा रहे हैं, रात में 2 बार से ज़्यादा टाइम उठ रहे हैं पेशाब करने के लिए, पेशाब थोड़ा थोड़ा करके आता है, या कंट्रोल नहीं रहता है, लीक हो जाता है, या कभी भी पेशाब में खून आए, ये सब इग्नोर मत कीजिए। 2 हफ्ते से जो प्रॉब्लम ज़्यादा देर रहता है, उनको ज़रूर आप स्पेशलिस्ट के पास जाके सलाह ले लीजिए, और इलाज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखना है कोई बड़ा प्रॉब्लम तो नहीं हो, कोई अल्सर बन गया हो, ट्यूमर हो, या स्टोन की बीमारी हो। ये सब जानकारी बहुत ज़रूरी है। Is it somehow related with pregnancy? इट कैन बी रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, क्योंकि अगर बचपन से इनको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है या स्टोन की प्रॉब्लम है, वो प्रेगनेंसी में जाके भी प्रॉब्लम कर सकती है। यूरिनरी इन्फेक्शन वो सीधी सादी बात नहीं है। अगर वो प्रेगनेंसी में यूरिनरी इन्फेक्शन हो गया, इनको कम आयु में भी प्री टर्म बर्थ होने का चांसेस है, बच्चा कम बर्थ वेट होने का चांसेस है, और इन महिलाओं को खुद अनीमिक होने का रिस्क है। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन प्रेगनेंसी में नहीं होनी चाहिए। अगर हो गया, उसका एग्रेसिव ट्रीटमेंट होना है, और दोबारा प्रेगनेंसी में इन्फेक्शन न आने का जो भी तरीका लेना है, वो सब इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। অনেকেই আছেন যারা মা হওয়ার সময় এটা ভাবেন যে মা হলে বা প্রেগনেন্ট হলে তার ইউরিনাল ইনকন্টিনেন্স ব্যাপারটা বেড়ে যাবে আর কি। তো এইটা কি মানে কেউ যখন প্ল্যান করছে, হু আর প্ল্যানিং ফর দ্য প্রেগনেন্সি, তখনই কি কাউন্সেলিং দরকার আছে? Usually women who have urinary incontinence or urinary tract infection or stone problem or congenitally, मतलब कि बर्थ से जिनको किडनी या ब्लैडर में कुछ प्रॉब्लम हो स्ट्रक्चरली या फंक्शनली, बिना प्लानिंग प्रेगनेंसी मत लेना है, क्योंकि उस
प्लानिंग टाइम में उनकी जो पहले से दवाइयाँ चल रही हो या कुछ सर्जिकल प्रोसीजर हो उसका रिव्यू करना, एक बेसलाइन अल्ट्रासाउंड करके उनका किडनी का देखना, किडनी का फंक्शन जान लेना, ये सब ज़रूरी है। और आगे आने वाले प्रेगनेंसी में जो बच्चा होगा उसका क्या खतरा है इसके बारे में वो सब जानकारी इनको हम समझा सकते हैं। अगर प्रेगनेंसी में इनको काफ़ी देर पे एंटीबायोटिक रहना है तो कौन सी एंटीबायोटिक सेफ़ हो सकता है प्रेगनेंसी में बिना बच्चे का नुकसान पहुँचे, उसका भी जानकारी हम प्रेगनेंसी प्लानिंग में दे सकते हैं। इसलिए इन सब महिलाओं को प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग की ज़रूरत है। अच्छा, तो এই যে ধারাটা তাতে এতে নতুন কি এসছে? হোয়াট আর দ্য অ্যাডভান্সমেন্ট ইন দিস? Oh, so many. Previously, say 2 decades ago, most of these patients were only wearing diapers, were getting rashes, were not mingling with everybody. They were socially secluded. डिप्रेशन में चले जाते थे, सोशली अपने को सेक्लूड करते थे। एल्डरली पीपल में उनकी हड्डियां की ताकत कम हो जाती है, इसलिए नीचे गिर के फ्रैक्चर होने का रिस्क भी है। इसलिए हम इनकॉन्टिनेंस को ज़्यादा एग्रेसिवली ट्रीट कर लेते हैं। तो मेडिकल एडवांस की वजह से कम कॉम्प्लिकेशन, कम एडवर्स इफ़ेक्ट से अच्छे काम करने वाले दवाइयाँ आ चुके हैं। उनका डोज 24 आवर्स में एक बार भी ही देना होता है और उसमें कम साइड इफ़ेक्ट करने को मिलते हैं। और अगर इन मेडिसिन से उनको ठीक नहीं हुआ हो तो ब्लैडर के अंदर बोटॉक्स इंजेक्शन लगवा के भी इसकी ट्रीटमेंट अच्छी हो सकती है ताकि बिना डायपर ये रह सकते हैं। और जो मैंने बोला था स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस करके एक तरीके के पेशेंट है जिनको काशी करने से, हंसी करने से पेशाब निकल जाता है। ये पेल्विक फ्लोर ढीला होने की वजह से होता है। इनको टीवीटी करके एक सिंपल सा टेप नीचे से लगाने से ब्लैडर नेक को अच्छा सपोर्ट मिलता है, जैसे कि हम शू लेस बांध लेते हैं वैसा उसको यूरिथ्रल पोर्शन को वो सपोर्ट कर देता है। इसके कारण से उनको आगे जाके ऐसा इनकॉन्टिनेंस होने से हम रोक सकते हैं। और भी तरीके आ चुके हैं जिससे वो नर्व सप्लाई जो होता है ब्लैडर का उसका पेसमेकर तरीका भी आजकल हो गया है। तो ब्लैडर का पेसमेकर उसको बोलते हैं न्यूरोमॉड्यूलेशन। हम वो तरीका भी कर चुके हैं जिसकी वजह से ब्लैडर जो अपने आप ज़्यादा काम कर लेता है, जिसके कारण इनको हमेशा पेशाब आने का सेंसेशन होता है या जाते वक्त ही पेशाब निकल जाता है। इन लोगों का मेडिसिन से अगर कोई फ़ायदा ना उठा पाए, इनको हम पेसमेकर रख के इस प्रॉब्लम को ठीक करा सकते हैं। सो पेल्विक फ्लोर का जो प्रॉब्लम है वो भी बहुत कॉमन है ना? यस। सो व्हाट आर द सिम्टम्स? पेल्विक फ्लोर जो भाग है जो मसल्स और टिश्यू ब्लैडर के साथ में, जराये के साथ में रहता है, ये सारे हमारे बाइसेप्स और ट्राइसेप्स जैसे स्केलेटल मसल्स हैं। हम जितना उसको एक्सरसाइज करेंगे उतना अच्छा स्ट्रेंथ और टोन में काम करेगा। तो पेल्विक फ्लोर हमारे 2 तरीके से ख़राब हो सकती है। पेल्विक फ्लोर बहुत ढीला होने से, जैसे कि पेल्विक फ्लोर लैक्सिटी हो जाने से वो गर्भजून नीचे गिरना, ब्लैडर नीचे आना, रेक्टम नीचे आना या इनकॉन्टिनेंस का प्रॉब्लम हो सकता है। या पेल्विक फ्लोर बहुत टाइट होने से पॉटी ठीक से नहीं होना, पेशाब करने में दिक्कत होना या सेक्सुअल इंटीमेसी में बाधा आना, ये सब प्रॉब्लम हो सकता है। दोनों के लिए तरीका है ट्रीटमेंट का, पर इसको जानना ज़रूरी है, ठीक टाइम पे डायग्नोस करना ज़रूरी है। और सभी यूरिनरी प्रॉब्लम को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन समझ के एंटीबायोटिक देना गलत बात है। प्रॉपर मूल कारण क्या है वो जान के ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। ম্যাডাম, এখন যেটা নিয়ে মানুষ খুব ভয় পায়, মহিলারা খুব ভয় পান, হিস্টেরেক্টমি নিয়ে অনেক সময় হয় এমন সমস্যা তৈরি হয়, ডাক্তাররা হয়তো বললেন যে ইউটেরাস কেটে বাদ দিতে হবে, অপারেট করে ফেলতে হবে। তো আপনি একজন রোবোটিক সার্জন, তো রোবোটিক সার্জারি কি করে হেল্প করে এটাতে? सबके लिए यूट्रस रिमूवल की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट
जराये को बहुत कम आयु में ही अगर बात देते हैं, उनको यूरोगायनेकोलॉजी प्रॉब्लम ज़्यादातर होने का चांसेस है, क्योंकि यूट्रस एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जो सब लिगामेंट और मसल्स को सपोर्ट कर लेता है। जैसे कि हमारे छत के ऊपर जो स्टील का वो होल्डिंग पार्ट है, वो अगर निकाला जाएगा पूरा छत अंदर से घुस जाएगा, वैसा सारा ढीला होके नीचे आ सकता है। तो इसलिए कम आयु में जरायु बात देना एकदम मना है। तो जितना हो सके हम जरायु को सेव करना है। और यूरोगायनेकोलॉजी में ये प्रत्येक से होता है कि हम मैश डाल के यूट्रस को ऊपर तक खींच के सिलाई कर सकते हैं, ताकि बिना जरायु बात दिए इनको अगर यूट्रस थोड़ा सा नीचे भी आ गया, हम यूट्रस को बचा सकते हैं। ये लोगों को जो कम आयु में बच्चेदानी गिरने का प्रॉब्लम होता है, हम इस रोबोटिक सर्जरी को जो बच्चेदानी को बच सकते हैं और आगे जाके वो लोग प्रेग्नेंट होके बच्चा भी ले सकते हैं और अपना फर्टिलिटी भी मेंटेन कर सकते हैं। और काफ़ी तौर पे ये रोबोटिक सर्जरी, क्योंकि उसका प्रिसिशन अच्छा है, हम अंदर से अच्छे से सिलाई कर सकते हैं, रिकन्स्ट्रक्शन प्रोसीजर्स कर सकते हैं। अभी लास्ट वीक हमने एक रोबोटिक वेजाइनोप्लास्टी किया, जो जिस लड़की को बचपन से यूट्रस ही ठीक से नहीं फॉर्म हुआ है और वेजाइना भी सिर्फ 1 सेंटीमीटर का है, उसकी शादी हो गई है, तो उसको सेक्सुअल इंटीमेसी लाने के लिए हमने नियो वेजाइना क्रिएट किया। अंतड़ियों से लेके उसका न्यू वेजाइना रोबोटिक तरीके से सिलाई करके क्रिएट किया है, ताकि वो मैरिटल लाइफ में लगन हो सकता है। शायद उसको अपने आप प्रेग्नेंट होने के चांसेस नहीं है क्योंकि यूट्रस नहीं है, पर सेक्सुअल लाइफ में वो लगी रह सकती है। तो इतनी एडवांसमेंट हो चुकी है रोबोटिक सर्जरी में, जो 1 हफ्ते 10 दिन तक हॉस्पिटल बेड में पड़े रहते हैं। इतना मेजर सर्जरी करने के बावजूद भी वो नेक्स्ट डे डिस्चार्ज होके विदिन हफ्ते में अपने घर भी पहुंच गए। तो इतने सारे एडवांसमेंट्स हैं और पेनलेस सर्जरी है, ज़्यादा अच्छे से रिकवरी हो जाता है और पेशेंट अपना काम पे तुरंत वापस जा सकते हैं। Recovery rate is high also. Yes. So robotic surgery is a new advancement of your trade, right? Definitely. And do you encourage people to have robotic surgery if they require? Definitely. 40 years के पहले लेप्रोस्कोपी का जो प्लेस था, अभी वो रोबोटिक सर्जरी लेना शुरू कर दिया। तो इट्स नॉट ओनली फ्यूचरिस्टिक, इट इज़ नाउ प्रेजेंट एंड विल बिकम फ्यूचरिस्टिक एज द नॉर्म फॉर सर्जिकल प्रोसीजर्स। When people come to you, they have some psychological dilemma. So how do you counsel them psychologically? First of all, reassure them, telling that this is not a major problem. There can be many ways to treat them. First, address their lifestyle issue. Tell them there are medical advancements which are available. Tell them we can control these problems without much side effects. People always think when there is bladder problem, they have heard somebody else say, or they must have read somewhere that it is never curable or it will be like this forever. That should be avoided. They should be reassured saying this can become all right. That itself actually makes the patient feel better and confident. So can you please mark what are the red flags that female should mark and aware and come to and see a doctor? Very true. जब महिलाओं को पेशाब बार बार आती है, मतलब दिन भर में 10 बार से ज़्यादा बार पेशाब आए, हर 1 घंटे में पेशाब आने की इच्छा हो, पेशाब ठीक से नहीं हो रहा हो, या बाथरूम जाते जाते पेशाब अपने आप निकल जाता है, खांसी करने से, हंसी करने से या चीखे मारने से, कोई एक्सरसाइज करने से भी पेशाब निकलता है, या सेक्सुअल इंटीमेसी के टाइम पे पेशाब निकलता है, या पेशाब आने में ही दिक्कत हो और कभी पेशाब में खून आया, ये सब प्रॉब्लम के लिए ज़रूर डॉक्टर के पास आना है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हर महीना अगर हो गया, वो भी एक रेड फ्लैग साइन है, स्पेशली हमारे देश में जहाँ पे टीबी बहुत ज़्यादा है। तो किडनी में टीबी हो ना हो तभी से पता चलेगा कि हम टेस्ट करके देखेंगे।
একদম ম্যাম যে সমস্যাগুলোর কথা বললেন হয়তো বিভিন্ন বয়সের মহিলারা ভীষণভাবে ফেস করেন। তারা এটাকে স্বাভাবিক ভেবে নেন অনেকেই, আবার অনেকেই ডাক্তারের কাছে যেতে লজ্জিত বোধ করেন, যেটা দিয়ে আমরা আলোচনা শুরু করলাম। এখন বুঝতেই পারছেন ট্রিটমেন্ট অনেক দূর এগিয়ে গেছে। এখন প্রস্রাব ধরে রাখা আর কোনো সমস্যার ব্যাপার নয়। আপনাকে কোনো ডায়াপার পরে যেতে হবে না, আপনার লাইফস্টাইলও হ্যাম্পার হবে না। শুধু দেখাতে হবে একজন ইউরোগাইনোকোলজিস্ট, আর তার জন্য ম্যাডাম তো রয়েছেনই অ্যাপোলো হসপিটাল চেন্নাইয়ের। নমস্কার, আপনারা ভালো থাকুন।